क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर ये पूछा गया है पैराग्राफ के ट्रीटमेंट के बारे में, तो अब मुझे पता है कि मुझे 4th पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर मिलेगा, तो मैं 4th पैराग्राफ रीड करता था। अब मैं 9th क्वेश्चन के ऊपर गया, 11th के ऊपर गया, अगर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूछा गया है तो मैं 2nd पैराग्राफ के ऊपर गया। तो मैंने दिमाग के अंदर ये फिट कर लिया था कि जो भी एग्ज़ाम आए, कैसा भी एग्ज़ाम आए, कोई भी टॉपिक आए, अगर मेरे से साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूछा गया है तो मैं 2nd पैराग्राफ पढ़ूंगा। अगर ट्रीटमेंट के बारे में, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपकी लिसनिंग है वो आपकी स्पीकिंग में कैसे आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो एक आप यूज़ कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, या फिर कोई बच्चा अपना एग्ज़ाम क्लियर देने के लिए जा रहा है तो ये वीडियो देख सकता है, शायद उसके लिए हेल्पफुल हो। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लिसनिंग के बारे में। सेम लिसनिंग के अंदर भी ऐसा है कि जो पार्ट ए होता है उसके अंदर टोटल मिला के पार्ट A1, पार्ट हेलो, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओईटी और ओईटी की प्रिपरेशन के बारे में। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने मेरा एग्ज़ाम 1.5 से 2 महीने में कैसे क्लियर कर लिया अपना ओईटी का एग्ज़ाम, मैंने अपनी किस तरीके से प्रिपरेशन करी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं ये चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो के अंदर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आपके काम आएंगी कि आप अपना एग्ज़ाम कैसे ईजिली क्लियर कर सकते हो। तो जैसे कि जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उन सभी को पता है कि मैंने मेरी जो बीएससी नर्सिंग है वो राजस्थान से करी है। तो हमारे साइड में ऐसा होता है कि या तो बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है। जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर करता है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर लेता है, जो नहीं कर पाता है वो बेचारा प्राइवेट हॉस्पिटल में ही काम करता है। ओवरसीज़ का तो बहुत कम लोगों को पता है कि बाहर जाके जैसे यूके के अंदर रजिस्टर्ड नर्स कैसे बनते हैं, कनाडा के अंदर कैसे बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे बनते हैं। तो काफ़ी कम लोगों को नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, और काफ़ी लोगों को होगी नॉलेज, पर मुझे इतनी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो जब मेरी पहली जॉब थी वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर करी थी, और मैंने कम से कम 2.5 से 3 साल मैंने वो वाली जॉब करी थी। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया था, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि ओईटी कौन सा एग्ज़ाम होता है। काफ़ी लोगों से सुना था कि बाहर जाके काम करते हैं लोग, यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और काफ़ी अच्छा पैकेज भी है। पर मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं थी कि जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि खासकर मैं यूके की बात करता हूँ कि यूके जब आप आते हैं काम करने के लिए एज ए रजिस्टर्ड नर्स, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता, आपको खाली अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्योंकि मेरे मन में ऐसा रहता था कि आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए, आपके पास एक अच्छा अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, जो कि आप लोग दिखाते हो यहाँ की गवर्नमेंट को कि हाँ हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे रहना। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अकाउंट में अगर 0 रुपीज़ भी हैं, अगर आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है तो भी आप यूके के अंदर काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताई गई किसी के थ्रू कि आपको खाली एग्ज़ाम क्लियर करना है अपना ओईटी, उसके बाद अपना सीबीटी आपको क्लियर करना है, और ऐसे ऐसे करके सारा स्टेप हुआ। जैसे आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। और जब उन्होंने मुझे सैलरी बताई तो जो सैलरी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया एंड इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। तो उन लोगों से अगर मैं कंपेयर कर रहा था तो यहाँ की जो सैलरी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, डबल ही थी, डबल से भी ज़्यादा थी। और बाकी ये भी था कि हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला ओईटी के लिए। तो फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया ओईटी क्लियर करने के लिए। जब मैं इंस्टीट्यूट के अंदर गया तो वहाँ पे वो लोग कम थे जो पहली बार ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और वहाँ पे वो लोग ज़्यादा थे जो बार बार रिपीट कर रहे थे अपने एग्ज़ाम को, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, उन्होंने सेकंड अटैम्प्ट दिया, थर्ड अटैम्प्ट दिया, फोर्थ अटैम्प्ट दिया, और वो लगातार अपने अटैम्प्ट्स देते ही जा रहे थे और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। तो जब मैं गया था तो एक तरीके से मैं डिमोटिवेटेड ही था कि जिन लोगों से मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर मिला जहाँ पे उनकी प्रिपरेशन चल रही थी, वहाँ पे वो लोग थे कि, तो ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो लोग मेरे साथ वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे और जो रिपीटर्स भी थे, तो उन लोगों की जो प्राइमरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है एक तरीके से, उनको हिंदी नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग साउथ इंडियन थे जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे। क्योंकि मुझे इस चीज़ का रीज़न नहीं पता है, या तो अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर अवेयरनेस कम है कि यूके में भी आप एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो, या फिर अदर कंट्रीज़ में भी आप एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो, यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, सैलरी अच्छी है। या तो अपने पास अवेयरनेस कम है, या फिर हमारे पास एक्सक्यूज़ ज़्यादा हैं कि हम लोग को यहाँ पे काम नहीं करना है, यहाँ पे क्राइसिस ज़्यादा है। काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ भी हैं जो कि आपको मेरे कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए गया, जब मैंने वहाँ पे देखा कि इनकी प्राइमरी जो लैंग्वेज है एक तरीके से वो इंग्लिश ही है, और जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है वो हिंदी है। और इंग्लिश हम तभी बोलते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर हाँ भाई हमारा यहाँ पे अब काम नहीं चलेगा और हमें इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, चाहे जैसी भी आती हो, टूटी फूटी जैसी भी आती हो, तो हम लोग वो बोलने की कोशिश करते हैं, वरना अपना जो हिंदी है उसी में वहाँ पे काम चलता है। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने देखा लोगों को वहाँ पे कि उनकी प्राइमरी लैंग्वेज उनकी इंग्लिश ही थी। तो इसको देख के मेरे को थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ कि इनकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होने के बावजूद भी ये लोग रिपीट कर रहे हैं एग्ज़ाम को। ये चीज़ें हैं कि इन्होंने पहला अटैम्प्ट दिया तो फेल हो गए, सेकंड अटैम्प्ट दिया फेल हो गए, थर्ड अटैम्प्ट दिया फेल हो गए। तो मुझे ऐसा क्या करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने प्राइवेट में काम किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी, तो मैंने सोचा कि अब तो ये लास्ट स्टॉप है, उसके बाद तो हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते, तो प्रिपरेशन करते हैं, देखी जाएगी। और
करके देखते हैं कि कैसा रहता है अपना जो OET की जो प्रिपरेशन होगी वो कैसी रहेगी। उसके बाद फिर हम लोग अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे कि एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं पास होते हैं, वो बात की बात है। एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो इनिशियली मैंने उसके बारे में सारी चीज़ें पता करी कि कितने मॉड्यूल होते हैं। जैसे 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, और उनके अंदर कितना पासिंग मार्क्स चाहिए होता है। मेरे को ये नहीं था कि मेरे को 42 आउट ऑफ 42 लेके आना है, या फिर मेरे को A+ लेके आना है, A लेके आना है, या फिर B लेके आना है। मुझे यही था कि मेरे रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर मेरे B आ जाए और राइटिंग के अंदर मेरा C+ आ जाए और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मुझे टॉप नहीं करना था, मुझे खाली इतना था कि मेरे इतना स्कोर आ जाए कि मैं UK में जाके एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, मेरा मेन एम यही था। तो मैंने वो चीज़ें पता करना स्टार्ट किया जो कि लोग कर रहे हैं, जो रिपीटर्स कर रहे हैं। तो मैंने उनके पास बैठना स्टार्ट किया। जब मैं अपनी OET की कोचिंग में जाता था तो वहाँ पे जाके पता करता था कि आपने अपना एग्ज़ाम दिया तो आपका स्कोर कितना आया, आपकी जो रीडिंग है उसके अंदर आप कहाँ पे रह गए। तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते थे कि हमारा पार्ट A कंप्लीट सही से नहीं हुआ, हमारा B में स्कोर नहीं आया, या फिर हमारा C में स्कोर नहीं आया। तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली और काफ़ी हेल्पफुल हुआ वो सारी चीज़ें। काफ़ी जो भी चीज़ें मैंने उन लोगों के साथ डिस्कस करी वो काफ़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए। तो उसी हिसाब से मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आपके साथ में चलते हैं और आपकी 1 महीने की कोचिंग होती है। तो जब ये सारी चीज़ें साथ में चलती हैं तो आप लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाता है। पर हमने उस पैटर्न को थोड़ा सा तोड़ा, क्योंकि जैसे कि जब कोई राजस्थान से या फिर अपने साइड से कोई बंदा अगर प्रिपरेशन करता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और आपको पता है कि भाई अपने जो बोन्स हैं, इतनी सारी बोन्स है इस बॉडी के अंदर, या फिर हमारे अंदर इतनी सारी नर्व्स हैं। तो जो राजस्थान के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हर चीज़ का ना एक फॉर्मूला बना लेते हैं उसको क्लियर करने के लिए कि मेरे को एग्ज़ाम में देना है, अपना एग्ज़ाम देना है, और उसके अंदर अगर मेरे से ये चीज़ें पूछी गई तो मेरे पास एक फॉर्मूला होगा ताकि मैं सही से आंसर दे पाऊँ और इसको याद करने का ईज़ी तरीका हो। तो मैंने सोचा कि OET के अंदर भी यही चीज़ें करते हैं कि कुछ कोड्स बनाते हैं, कुछ इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं कि OET एग्ज़ाम को हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और जो मेरी प्रिपरेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। और जब मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ अब मेरी प्रिपरेशन सही हो गई, मेरे शायद 1.5 से 2 महीने के अंदर मेरी प्रिपरेशन हो गई थी, उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया। क्लियर होने के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं UK जाने के बाद एक अवेयरनेस फैलाऊंगा लोगों के अंदर, जो जिन लोगों को नहीं पता है कि UK के अंदर भी रजिस्टर्ड नर्स बना जा सकता है, कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे आना, आपको जो गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर करती है, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। और दूसरी चीज़ मैं आपकी ये हेल्प करूँगा कि आप OET की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, कितने आसान तरीके से आप OET की प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि लोगों को लगता है कि OET पता नहीं कितना हार्ड एग्ज़ाम है, खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए जिनका जो बैकग्राउंड है वो ही हिंदी है। तो तभी मैंने सोचा था कि हम लोग OET की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने अपनी जो OET की क्लासेस हैं वो स्टार्ट करी हैं और उसी पैटर्न से हम लोग चलते हैं जिस पैटर्न से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। तो लोगों को भी काफ़ी इजी लगता है, जो भी मेरी क्लासेस वगैरह लेते हैं उनको पता है कि हमारा जो OET का प्रिपरेशन का जो पैटर्न है वो काफ़ी ईजी है। तो वही हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे पता है जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, पर आप लोगों को बताना ज़रूरी था क्योंकि एक बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़रूरी है बताना कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, ताकि आप उसको रिलेट कर सको अपने साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले अपनी रीडिंग करी थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो रीडिंग जो मॉड्यूल है होता है उसके अंदर जो आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम लोग होते हैं जिनकी एक रीडिंग की जो कैपेसिटी होती है, सिटिंग कैपेसिटी होती है, सिटिंग कैपेबिलिटी होती है वो बैठने की और एक लंबे समय तक रीड करने की। जो आपका रीडिंग का जो मॉड्यूल होता है वो 1 घंटे का होता है, जिसके अंदर टोटल 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। जिसके अंदर जो पार्ट A होता है वो 15 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है, पार्ट B एंड पार्ट C होता है वो 45 मिनट का होता है वो, और जो टोटल होता है ABC वो टोटल आपका 1 घंटे का हो गया। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 1 घंटे बैठ के आप रीडिंग कर सकें और आपका जो कंसंट्रेशन है वो आप वहाँ पे बना रहे। तो जब मैंने मेरी प्रिपरेशन करी थी पार्ट A के बारे में, और रीडिंग की बात करते हैं, टोटल रीडिंग की बात करते हैं, तो रीडिंग के अंदर मैंने जो पता किया था लोगों से वो यही किया था कि अगर आपका पार्ट A के ऊपर अच्छा कमांड है तो आप अपना जो एग्ज़ाम है OET को वो आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपका जो पार्ट B है वो ये डिसाइड करेगा कि आप अपना OET का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। जो पार्ट C है वो एक तरीके से आपकी सिर्फ हेल्प कर रहा है कि आपके 30 मार्क्स आ जाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप अपना पार्ट A का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, अगर आप पार्ट A में अगर आपने 18 मार्क्स लेके आ गए हो, तो पार्ट A के अंदर अगर आपके 18 नंबर आ गए तो आपके टोटल मिला के अभी आपको 12 नंबर चाहिए। अगर पार्ट C जैसे कि जो सबसे हार्ड पार्ट होता है, तो मेरे लिए पार्ट C काफ़ी हार्ड था, पार्ट A एंड पार्ट B मेरे लिए काफ़ी ईजी था क्योंकि मैंने उसको ईजी बनाया था। तो जो पार्ट C था मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं इस पार्ट C के ऊपर मेहनत करूँगा और इस पार्ट को आसान बनाने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और जो मेरा पार्ट A और B जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसी को मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ, ताकि पार्ट C में जो मेरे मार्क्स लूज़ हो रहे हैं वो मैं पार्ट B एंड पार्ट A के अंदर स्कोर करूँ। तो मैंने पार्ट A को टोटल मिला के 4 चीज़ों में डिवाइड कर लिया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्ट A जो होता है आपका एग्ज़ाम का, इसके अंदर टोटल मिला के 4 पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4। तो मेरे दिमाग में मैंने एक कोड फिट किया हुआ था कि जो हमेशा आपका जो पार्ट A का जो
फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो आपका इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड आपका साइन एंड सिम्टम होगा, थर्ड आपका डायग्नोसिस होगा एंड फोर्थ आपका ट्रीटमेंट होगा। चाहे कोई भी पैराग्राफ आ जाए, मुझे इसी पैटर्न से चलना है। उसके बाद मैंने देखा जो लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे थे, जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपना एग्ज़ाम क्लियर करने में, वो स्ट्रगल कर रहे थे 1 to 7 क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि 1 to 7 जो क्वेश्चंस होते हैं, रियली सॉरी कि अगर आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही होगी हवा की, तो यहाँ पे हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो रियली सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग बात कर रहे थे पार्ट ए के बारे में। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे आपको ये बताना होता है कि जो ये लाइन है, ये या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये कौन से टेक्स्ट में से दी गई है, पार्ट ए में से, पार्ट ए के पैराग्राफ 1 में से दी गई है, सेकंड में से दी गई है, थर्ड में से या फिर फोर्थ में से। तो लोग ज़्यादातर अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, 1 to 7 क्वेश्चन सारे यहाँ पे स्किप कर दिए और क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना, क्वेश्चन अटेंड करना स्टार्ट किया। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से अटेंड करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि जो मेरा 8 क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर ये पूछा गया है पैराग्राफ के ट्रीटमेंट के बारे में, तो अब मुझे पता है कि मुझे 4th पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर मिलेगा, तो मैं 4th पैराग्राफ रीड करता था। अब मैं 9th क्वेश्चन के ऊपर गया, 11th के ऊपर गया, अगर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूछा गया है तो मैं 2nd पैराग्राफ के ऊपर गया। तो मैंने दिमाग के अंदर ये फिट कर लिया था कि जो भी एग्ज़ाम आए, कैसा भी एग्ज़ाम आए, कोई भी टॉपिक आए, अगर मेरे से साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूछा गया है तो मैं 2nd पैराग्राफ पढ़ूंगा, अगर ट्रीटमेंट के बारे में पूछा गया है तो मैं 4th पैराग्राफ पढ़ूंगा, अगर इसमें से कुछ पूछा गया है जिसमें कि डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है, उसके टाइप्स के बारे में पूछा गया है, या फिर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा गया है, तो मैं 1st पैराग्राफ पढ़ूंगा। तो ऐसा होता था कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता था और फिर अपने पैराग्राफ पढ़ता था। तो इससे ये होता था कि मेरा बार बार पैराग्राफ पढ़ने का जो टाइम है वो मेरा वहाँ पे बच जाता था, और मैं एक अच्छी तरीके से गो थ्रू हो जाता था चारों पैराग्राफ से। क्योंकि जब आप क्वेश्चन नंबर 8 to क्वेश्चन नंबर 20 को आप सोल्व करते हैं, तो आप उन चारों पैराग्राफ को कम से कम 2 से 3 बार आप आराम से पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि आपको अपने आंसर्स वहाँ से निकालने होते हैं। अब इसका ये फ़ायदा होता था कि मैं जो मेरे 8 to 20 क्वेश्चंस थे, मेरे 10 से 11 मिनट के अंदर मेरे सोल्व कर लेता था। उसके बाद जो मेरे 1 to 7 क्वेश्चंस थे, अब मुझे ये पता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 1 to 7 क्वेश्चन में, कि ये कौन से पैराग्राफ से दी गई है। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 to 20 मैंने जब अटेंड किया है, तो मुझे अब ये पता है कि मैंने इन पैराग्राफ्स को इतनी बार रीड कर लिया है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से दी गई है। अगर मैं वहाँ पे अंदाज़ा भी लगाता था तो मेरे 7 में से 6 क्वेश्चन हमेशा मेरे सही होते थे, और क्वेश्चन नंबर 8 to 20 तो मेरे ज़्यादातर सही होते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक सेट पैटर्न अपने दिमाग में रख के चलोगे कि जो पार्ट या जो पैराग्राफ 1 है इंट्रोडक्शन है, सेकंड साइन एंड सिम्टम है, थर्ड आपका डायग्नोसिस है एंड फोर्थ है जो आपका ट्रीटमेंट है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती रहती हैं जो कि मैंने सेट की हुई थी। अगर कोई इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है तो उसके अंदर जो आपका ट्रीटमेंट का जो पैराग्राफ होगा वो 3rd हो जाएगा, और इम्यूनाइजेशन का जो पैराग्राफ है आपका वो 4th हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने अपनी पार्ट ए की प्रिपरेशन करी थी, और मुझे ये पता था कि अगर मैंने पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर लिया तो मेरा जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा पार्ट बी में 4 से 5 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो ये मेरी हेल्प करेंगे मेरा एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पार्ट सी काफ़ी वीक है। और हमेशा मैं ये लगा के चलता था कि अगर मैं पार्ट सी के अंदर 50% भी स्कोर कर लेता हूँ तो मेरा एग्ज़ाम है वो आराम से मेरा क्लियर हो जाएगा, मेरे 30 मार्क्स आराम से वहाँ पे आ जाएंगे। और एग्ज़ाम में भी यही हुआ। मैंने पार्ट ए काफ़ी अच्छे से दिया, पार्ट बी काफ़ी अच्छे से दिया, और मैं फिर इतना वेल कॉन्फिडेंट था कि मैंने जो मेरा पार्ट सी है वो मैंने आराम से अपना दिया, और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा जो रीडिंग का था वो एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लिसनिंग के बारे में। सेम लिसनिंग के अंदर भी ऐसा है कि जो पार्ट ए होता है उसके अंदर टोटल मिला के पार्ट A1 पार्ट A2 होते हैं। इसके अंदर टोटल मिला के 2 कन्वर्जेशंस दी जाती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट कन्वर्जेशन के अंदर आपके 12 क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड कन्वर्जेशन के अंदर 12 क्वेश्चंस होते हैं। इसका मैंने कोड ये बनाया था, या फिर आप ये मान लें कि इसका मैंने आसान तरीका ये बनाया था कि जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, जो कन्वर्जेशन होती है, जो 12 क्वेश्चन की कन्वर्जेशन होती है बिटवीन अ हेल्थ केयर पर्सन एंड द पेशेंट, तो मैंने ये चीज़ सोचा था कि आप जब भी किसी आदमी से मिलते हो, आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर किसी से मिलते हो, और अब नॉर्मल लाइफ की हम लोग इसमें चलो बात नहीं करते हैं, आप हेल्थ केयर हैं, आप सभी नर्सेज हैं यहाँ पे, तो जब आप किसी से अपने पेशेंट से मिलते हो तो आप इनिशियली जाके उससे क्या पूछते हो? आप पेशेंट का नाम पूछते हो, पेशेंट की एज पूछते हो, यही चीज़ें पूछते हो। सेकंड चीज़ आप क्या पूछते हो कि आप हॉस्पिटल में किस लिए आए हो, मतलब पेशेंट की जो करंट कंडीशन है या फिर करंट कंप्लेंट्स हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, वो क्या है, ठीक है। थर्ड चीज़ आप पूछते हो कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बाद पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री या फिर सर्जिकल हिस्ट्री, राइट। जब आप ये सारी चीज़ें उनसे पूछ लेते हो, उसके बाद फिर आप उनको बताते हो कि आपको फर्दर ये टेस्ट कराने पड़ेंगे, चाहे वो रेडियोलॉजिकल टेस्ट हों जैसे कि MRI, एक्सरे, CT स्कैन ये हों, या फिर आपके ब्लड एग्जामिनेशंस हों, या फिर आपको पेशेंट को किसी को रेफ़र करना हो, ये चीज़ें होती हैं, राइट। उसके बाद फोर्थ चीज़ें आती हैं, जब आपकी वो एग्जामिनेशंस आपके पास आ जाते हैं तो उसके बाद उस पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सबसे लास्ट चीज़ है।
ट्रीटमेंट अगर आपके पास हो रहा है तो ठीक है, अगर आपके पास ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अगर आप नॉर्मल, अगर आप जीपी हैं या फिर जनरल प्रैक्टिशनर हैं और आपको लगता है कि आपको किसी डायबिटिक नर्स की हेल्प चाहिए या फिर किसी डायबिटिक डॉक्टर की हेल्प चाहिए, तो आप उस पेशेंट को वहाँ पे रेफ़र करते हो। या फिर पेशेंट आपके पास आया नॉर्मल पेन लेके और आपको पता चला कि पेशेंट को फ्रैक्चर है, तो आप वहाँ पे ऑर्थोपेडिक में वहाँ पे उनको रेफ़र करते हो। तो मैंने मेरे दिमाग में एक सेट पैटर्न बना लिया था कि सबसे पहले जो भी कन्वर्सेशन होती है 12 क्वेश्चंस की, इसके अंदर आपका पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं, उसके बाद आपका डायग्नोसिस होता है, मतलब जिसके अंदर आपकी जो एग्जामिनेशंस वगैरह ये होती हैं, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होता है और लास्ट में आपका रेफरल होता है। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग लिसनिंग करते हैं तो कभी कभी हमारा जो दिमाग है वो इधर उधर चला जाता है और हम लोग कुछ क्वेश्चन वहाँ पर स्किप कर देते हैं। पर जब हम लोग पेशेंट की कन्वर्सेशन सुनते हैं तो हम लोग ये फिगर आउट करना हमारे लिए मुश्किल होता है कि ये कहाँ पे चल रहा है, पेशेंट का जो फिलहाल है कहाँ पे चल रहा है। तो मैंने सारे क्वेश्चन को 3-3 में डिवाइड करके रखा था कि आपका पेशेंट का जो इंट्रोडक्शन होगा वो 3 क्वेश्चंस के होंगे, पेशेंट का जो पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होंगी वो 3 क्वेश्चंस की होंगी, उसके बाद जो पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री है वो 3 क्वेश्चंस की होगी। ऐसे करके टोटल हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस करे जैसे, तो 3-3 क्वेश्चन करके मैंने किया हुआ था कि इंट्रोडक्शन हुआ, ख़त्म, दूसरा अपना अभी पेशेंट इस चीज़ के बारे में बात करेगा। अब तो अगर आपके दिमाग में सेट पैटर्न है, आपको पता है कि पेशेंट इन चीज़ों के बारे में बात करने वाला है, तो आपका एग्ज़ाम और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने अपने दिमाग में रखी थी कि अभी पेशेंट अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेगा, अभी जो पेशेंट अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बारे में बात करेगा कि मेरे को इतने दिन से ये कंप्लेनें चल रही हैं, उसके बाद पेशेंट अभी अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बात करेगा, इसके बाद अपनी कंडीशन के बारे में बात करेगा, डायग्नोसिस के बारे में। फिर वहाँ पे आके 6th क्वेश्चन के ऊपर आके पेशेंट का जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी बात पे, क्योंकि वहाँ से फिर उसका रोल स्टार्ट हो जाता है कि आपको ये एग्जामिनेशन करवाने हैं, आपका ये ट्रीटमेंट होगा या फिर आपको ये चीज़ें आपकी यहाँ पे रेफ़र करवाई जाएंगी। तो आपको मैंने इनको टोटल मिला के पार्ट ए का जो सेक्शन 1 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक पेशेंट्स पार्ट एंड एक हेल्थ केयर्स पार्ट। तो जब क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आपको सारी पेशेंट की बातें ध्यान से सुननी है कि पेशेंट क्या क्या चीज़ें बता रहा है। 6th क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये एक एवरेज बता रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन 7 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो सकता है, पर आपको ये देखना है कि आपको कहाँ तक आपके पेशेंट की बात ध्यान से सुननी है, क्योंकि जो पेशेंट का इंट्रोडक्शन होगा वो पेशेंट ही देगा, पेशेंट के जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होंगी वो पेशेंट ही बताएगा, पेशेंट की जो हिस्ट्री होगी वो पेशेंट ही बताएगा। उसके बाद जैसे ही उसकी हिस्ट्री कंप्लीट होती है फिर आता है अपना हेल्थ केयर का पार्ट। देखो मैं चीज़ों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि जब भी मैंने वीडियो बनाई है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बाहर साथ में बैठा हूँ और इतनी सभा चल रही है, तो मैं आपको ज़्यादा क्लियर कर सकूँ इन चीज़ों के बारे में, राइट। उसके बाद 6th क्वेश्चन के बाद आपको अब अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि वो क्या बोल रहा है, कि कौन कौन से डायग्नोसिस उसने बताए हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशंस उसने बताए हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स उसने बताए हैं। तो जब आप ये डिफरेंशिएट स्टार्ट कर दोगे कि आपको किसकी बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको पेशेंट की बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है या फिर आपको हेल्थ केयर की बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, तो अब जो आपका पार्ट ए हो काफ़ी आराम से और ईजी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके 24 में से अगर 22 नंबर भी यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको आगे खाली 8 नंबर चाहिए पार्ट बी एंड पार्ट सी के अंदर, तो जो कि काफ़ी इजी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट सी हमेशा से मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहा है, तो पार्ट सी के अंदर मैं यही सोचता था कि मेरे 50% मार्क्स भी आ जाए तो मैं अपना जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर कर लूँगा। पर पार्ट बी है वो हमेशा इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी सारे लोग पार्ट बी को इग्नोर करते हैं, पर पार्ट बी ही आपके एग्ज़ाम के अंदर एक रोल प्ले करता है जिससे आपका ये डिसाइड होता है कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे या फिर आप अपना एग्ज़ाम फेल करेंगे। तो पार्ट बी के ऊपर हमेशा से फोकस करना है, ठीक है। पार्ट सी अगर आपका हार्ड है तो उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना काम कर लो कि आप अपना 50% वहाँ पे स्कोर कर सको। बाकी जो आपका बेस्ट पार्ट है, जो आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी है, तो उसके ऊपर आप अच्छे से मेहनत करो। अगर वो आपका बेस्ट है तो उसको बेटर बनाओ, अगर बेटर है तो उसको एक्सीलेंट बनाओ, पर पार्ट ए एंड पार्ट बी के ऊपर आप अच्छे से काम करो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपकी लिसनिंग है वो आपकी स्पीकिंग में कैसे आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो एक आप यूज़ कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, या फिर कोई बच्चा अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है तो ये वीडियो देख सकता है, शायद उसके लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीकिंग के बारे में। तो मेरा जो पैटर्न है, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि पहले मैंने आपको रीडिंग के बारे में बात करी, फिर मैंने आपसे लिसनिंग के बारे में बात करी, फिर मैं स्पीकिंग के बारे में बात करी, तो इसी हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी। पहले मैंने मेरी रीडिंग की प्रिपरेशन करी थी, जब मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अब मेरी रीडिंग काफ़ी अच्छी है, तो फिर मैं लिसनिंग के ऊपर गया, और जो मेरी रीडिंग थी वो मैं बैकग्राउंड में करता रहता था। जब मेरी लिसनिंग की प्रिपरेशन चलती थी तो मेरी रीडिंग का मैं रोज़ एक पैसेज पकड़ता था और उसको वहाँ पे करता था, ताकि मेरी जो रीडिंग है वो पीछे ना छूट जाए। और सेम मैं अपनी जो मेरी क्लासेस होती है उसके अंदर भी यही करवाता हूँ कि पहले रीडिंग होती है, फिर लिसनिंग होती है, फिर स्पीकिंग होती है, फिर राइटिंग होती है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि रीडिंग के अंदर आपको लंबा टाइम चाहिए होता है। जैसे ही मेरी रीडिंग और लिसनिंग दोनों कंप्लीट होती थी, फिर मैं जाता था स्पीकिंग के ऊपर, और स्पीकिंग पे जब मैं जाता था तो मेरी रीडिंग और लिसनिंग मेरी बैकग्राउंड के अंदर चलती होती थी, और मैं रीडिंग और लिसनिंग की प्रिपरेशन वहाँ पे करता रहता था ताकि मेरा जो टच है वो ना जाए। उसके बाद जब मैं मेरी स्पीकिंग की प्रिपरेशन करता था तो मैं ये चीज़ें देखता था कि मैंने जब लिसनिंग करी है और जो मैंने लिसनिंग्स वहाँ पे करी हैं, क्लियर करी है अपनी लिसनिंग को,
तो वहाँ पे किस तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने पेशेंट से बात करता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो कि आप अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये आइल्स जैसा नहीं है कि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलनी है या फिर आपको काफ़ी अच्छी वोकेबलरीज यूज़ करनी है। ये मेडिकल एग्ज़ाम है, अगर इसके अंदर आप अच्छी वोकेबलरी यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपको अपना स्पीकिंग क्लियर करना है OET के अंदर, तो आपको 2 चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो आपका जो OET का जो स्पीकिंग है वो आराम से क्लियर हो जाएगा और आपका 20 से ऊपर ही आपका स्कोर आएगा। सबसे पहली चीज़ है आपके एक्टिव लिसनर। अगर आप एक एक्टिव लिसनर हो, अगर आप अपने पेशेंट को सही तरीके से सुन रहे हो, अगर आपको लगता है जो आपका पेशेंट आपका जो पेशेंट आपसे जो पूछ रहा है उसका सही तरीके से आप जवाब दे पा रहे हो, अगर आप एक एक्टिव लिसनर हो तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। और सेकंड आता है आपका आप इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर। अगर आप अपने पेशेंट का जो एक्टिवली आपने सुन के जो उसकी प्रॉब्लम्स आपने सुनी हैं उसका सही तरीके से उसका जवाब दे पा रहे हो, तो आप एक अच्छे स्पीकर भी हो। अगर ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हैं यहाँ पे, तो आपका एग्ज़ाम है जो OET का वो आराम से क्लियर हो जाएगा। एक्टिव लिसनर आप तब बनोगे तब आप पेशेंट की सारी बातें सुनोगे। उसके बाद आप अच्छे स्पीकर तब बनोगे तब आप उनके सारे सॉल्यूशंस आप उनके सामने रख पाओगे। तो जब आप अपनी लिसनिंग करते हैं, जब आपकी लिसनिंग कंप्लीट हो गई, तो एक बार उस ऑडियो को आप दोबारा से सुनना, तो आपको ये पता चलेगा कि एक्टिव लिसनर क्या होता है। क्योंकि जब वो कन्वर्सेशन होती है पेशेंट एंड हेल्थ केयर के बीच, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसके बीच में, तो पहले इनिशियली वो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 क्वेश्चन आपके सुनता है कि आपकी क्या क्या कंडीशन है। उसके बाद 6 क्वेश्चन अगले उसके स्पीकर के होते हैं जो कि वो आपको बताता है कि आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आपके डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, आपके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, आपका रेफरल क्या हो सकता है। तो आपको वहाँ पे अच्छा स्पीकर भी बनना है। तो आप जब अपनी लिसनिंग करोगे, सही तरीके से अपनी लिसनिंग सुनोगे, तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपनी स्पीकिंग कैसे क्लियर करनी है। OET का जो एग्ज़ाम है वो एक तरीके से काफ़ी इजी एग्ज़ाम है। काफ़ी सारे लोग इसको काफ़ी हार्ड समझते हैं, पर आप देखेंगे तो आपकी लिसनिंग के अंदर ही आपकी स्पीकिंग छुपी है, और जब की स्पीकिंग है उसी के अंदर आपकी लिसनिंग छुपी है, और इन सब का मिला जुला के ही आपकी रीडिंग होती है। तो जब आप अपनी स्पीकिंग करते हैं, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपके पास ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग फ्रेशर्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है, हमने हॉस्पिटल में कभी काम नहीं किया, तो हमारी जो स्पीकिंग है उसके अंदर थोड़ा इफेक्ट आएगा। तो मैं मानता हूँ इस चीज़ के बारे में कि अगर हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं, एक फ्रेशर है और एक जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो जिसके पास कंटेंट है बोलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे बोल सकता है, और जिसके पास कंटेंट नहीं है बोलने के लिए तो उसके लिए काफ़ी कम चीज़ें हो जाती हैं। अगर मानो आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और आपको लगता है कि यार इसका जवाब मुझे नहीं पता है, या फिर इसका जवाब अगर मैं दूंगा तो शायद ये गलत हो जाएगा, और मुझे इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर मानो अगर कोई पेशेंट आ गया आपके पास और आपको बोला कि CT स्कैन में अगर उसका कोई चाइल्ड है, अगर हम लोग CT स्कैन, क्योंकि ये मेरी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में ऐसा आया था कि एक मदर आई है, उसका एक बेबी है, उनको MRI के स्कैन है बच्चे का, और उसके कान में ईयरबड डाला है और उसको थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया है ताकि जो बच्चा है वो वहाँ पे स्टेबल रहे और जो MRI स्कैन है वो आराम से हो सके। और MRI स्कैन जो होता है वो थोड़ा लाउड होता है और थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है बेबीज़ के लिए, और एडल्ट्स के लिए भी होता है वो। तो वहाँ पे अगर वो बच्चा थोड़ा बहुत भी हिल जाता है तो फिर वहाँ पे आप उसको सही तरीके से एग्ज़ाम को जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, और आपका एग्जामिनेशन है वो ख़राब वहाँ पे हो जाता है। तो वहाँ पे मदर को एक्सप्लेन करना था कि जो बच्चे की हम लोग केयर सही तरीके से रखेंगे, सारी चीज़ें। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, MRI के बारे में नहीं पता है, तो हमेशा एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो स्पीकिंग के अंदर आप रेफरेंसेस दे सकते हो। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को MRI के बारे में नहीं पता है, तो आप मदर को सीधा बोल सकते हो कि रेडियोग्राफर के पास रेफ़र कर देता हूँ, वो आपको मेरे से अच्छे तरीके से समझा सकता है, क्योंकि उनका ये रोज़मर्रा का काम है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट डायबिटिक है और पेशेंट को डायबिटिक केयर की ज़रूरत है, तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, आई रेफर यू टू डायबिटिक नर्स, जो कि आपकी आगे सही तरीके से केयर करेगी और मेरे से अच्छी नॉलेज उनके पास आपको मिलेगी। जो फिलहाल मेरे पास नॉलेज है मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर आप जितने रेफरेंसेस आप देंगे, जितनी भी रेफरेंसेस आप देंगे यहाँ पे, वो आपका ये शो करेगा कि आप एक्टिव लिसनर हैं, आपने पेशेंट की प्रॉब्लम को सुना, आपने समझा और सही तरीके से सही डायरेक्शन में आपने उस पेशेंट को रेफ़र किया कि अगर डायबिटिक है तो डायबिटिक के पास किया, और ऑर्थोपेडिक है ऑर्थोपेडिक के पास किया, स्मोकिंग का कोई पेशेंट है स्मोकिंग सिजेशन टीम के पास आपने रेफ़र किया, पेशेंट पेन में है तो पेन टीम के पास आपने रेफ़र किया। तो जितने रेफरेंसेस आप हो सकते हैं उतने रेफरेंसेस दें। मैं फिर से बोलूँगा, जितने रेफरेंसेस आप देंगे इसका मतलब ये है कि आप जो आपका एग्जामिनर है उसको ये पता चलेगा कि आप एक एक्टिव लिसनर हैं, और अगर आप एक एक्टिव लिसनर हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीकिंग है वो काफ़ी इजी है, और वहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे कवर करने हैं। तो जो OET का जो एग्ज़ाम है स्पीकिंग का वो काफ़ी इजी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइटिंग के बारे में। तो राइटिंग के बारे में काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो OET की जो राइटिंग है वो काफ़ी हार्ड है, इसके अंदर हम लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो OET की जो राइटिंग है वो काफ़ी ईजी है, इसलिए मैंने मेरी क्लासेस में OET की जो राइटिंग है उसको लास्ट में रखा है, ताकि
कुछ 15 से 20 क्लासेस के अंदर ओईटी की जो राइटिंग है उसको क्लियर करा जा सके और वो फ्रेश नॉलेज के साथ अपना जाके आप एग्ज़ाम दें। अगर मैं ओईटी की राइटिंग को पहले प्रिपरेशन में डालता हूँ, उसके बाद फिर मैं रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग करता हूँ, तो इससे ये होगा कि जो मेरी राइटिंग है उसका मेरा टच वहाँ पे छूट जाएगा और मैं वहाँ पे सही तरीके से उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए हमने राइटिंग को लास्ट में रखा है, जब ताकि आप लास्ट में जब अपनी राइटिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास एक फ्रेश नॉलेज होगी और आप अपना एग्ज़ाम के अंदर अपनी फ्रेश नॉलेज यूज़ करके अपना एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि ओईटी के अंदर आपको सिर्फ 300 मार्क्स चाहिए होते हैं, बाकी सभी मॉड्यूल में आपको 20 स्कोर करना है, पर जो राइटिंग है उसके अंदर आपको C+ स्कोर करना है। अगर आप C+ स्कोर करते हैं राइटिंग के अंदर तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जो राइटिंग है इसके अंदर आपको ये देखना है कि पेशेंट को सबसे मेन चीज़ है कि जब भी आप अपना केस नोट करते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको जाके पढ़ना है आपका टास्क क्या है, आपको जो अपना पेशेंट है आपका जो लेटर है वो आपको किसके पास लिखना है, आपका वो रेफरल लेटर है, वो आपका डिस्चार्ज लेटर है। तो पहले ये आपको चेक करना है किसके पास लिखना है, जीपी के पास लिखना है, किसी स्पेशलिटी नर्स के पास लिखना है, किसी केयर होम के पास लिखना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किसके पास आपको लेटर लिखना है, उसके बाद आपको ये पता करना है कि जिसके पास भी मैं लेटर लिख रहा हूँ तो उसको अगर आप अपनी जगह पे रख के देखते हो कि अगर मैं किसी डायबिटिक नर्स के पास लेटर लिख रहा हूँ और मैं अपने आप को एक डायबिटिक नर्स की जगह रख के देखता हूँ तो मुझे क्या क्या नॉलेज चाहिए होंगी इस पेशेंट के बारे में। मुझे वही नॉलेज चाहिए होगी जो कि मेरे हेल्प आएगी, जैसे कि पेशेंट के डायबिटिक हिस्ट्री, पेशेंट के HbA1c के बारे में, पेशेंट की जो ईटिंग पैटर्न्स है उसके बारे में, और जो पेशेंट जो अपनी जो मेडिकेशन लेता है उसके लिए कितना कंप्लायंस है, और पेशेंट की जो लास्ट ब्लड शुगर हिस्ट्रीज़ हैं विदिन 1 मंथ उसकी जो हिस्ट्री रही है वो कैसी रही है और वो कंप्लायंट है नहीं अपनी मेडिसिन के लिए लेके। तो ये सारी चीज़ें मेरे को चाहिए होंगी, रेदर देन कि पेशेंट को कहाँ पेन हो रहा है, पेशेंट की कौन सी हड्डी में फ्रैक्चर है, इन सब चीज़ों के बारे में। ये इररिलेवेंट चीज़ें होती है, राइट। तो आपको केस नोट से रिलेवेंट चीज़ें उठानी हैं जो कि आपके वहाँ पे काम आएंगी, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो। दूसरी चीज़ आती है जीपीज़ के बारे में कि आपका जो जीपी के पास अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसके अंदर आपको जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, ज़्यादातर पेशेंट की जो करंट कंडीशन है उसके बारे में समझाना है। जो जीपी होता है यहाँ पे, जैसे कि मानो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो, जनकपुरी के अंदर अगर आप रहते हो तो जनकपुरी के किसी एक छोटे से एरिया के अंदर एक जीपी होगा जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होगा। उसके पास जितने भी उस एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं तो वहाँ पे उन लोगों की सारी हिस्ट्री, पेशेंट की जो भी कंडीशन है पेशेंट की और जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में जीपी को सारी चीज़ें पता होंगी। खाली जीपी को वो नहीं पता होगा जो फ़िलहाल पेशेंट के साथ हुआ है, जो कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो जब भी अगर आप किसी जीपी के पास अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपको उसको करंट कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, पेशेंट की जो फ़िलहाल जो चीज़ें हुई हैं, पेशेंट को कहाँ कहाँ रेफरेंसेस मिले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे डिस्कस करना है। तो जब भी आप लेटर लिखते हो स्पेसिफिकेशन आपका काफ़ी ज़रूरी है। आपको रिलेवेंट चीज़ें लिखनी है, इररिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी है। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। हमेशा याद रखना कि अपना एक इंट्रोडक्शन बनाओ, उसी इंट्रोडक्शन को थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप उसको फॉलो करो। अगर आपने एक इंट्रोडक्शन बनाया कि मेरे को इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन बनाना है और इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन मुझे देना है, उसके बाद मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप डिफरेंट टाइप्स के लेटर देखते हो, आप रोज़ अपना इंट्रोडक्शन चेंज करते हो, फिर वहाँ पे जाके आपकी कन्फ्यूजन हो जाती है और अपना एग्जाम वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते हो। जब मैंने मेरी प्रिपरेशन करी थी, मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाया था, उसी के अंदर मैं मेरे पेशेंट का नाम चेंज कर देता था। जब मैं कोई दूसरा लेटर लिखता था उसके अंदर अपना डायग्नोसिस चेंज करता था, क्योंकि अलग पेशेंट का अलग डायग्नोसिस होता था, और किसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ उसका नाम चेंज कर देता था। बाकी मेरे लेटर के अंदर कुछ भी चीज़ें चेंजेस नहीं होती थी, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके खाली एक लेटर लिखना है। आपको अपने आप को साबित करने का खाली एक चांस मिलेगा। तो एक पैटर्न बना लो अपना कि आपको कैसे करना है उसको। जैसे कि आपका जो इंट्रोडक्शन है उसका एक पैटर्न बना लो और सेम ही पैटर्न आप अपने सारे लेटर्स में फॉलो करो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। सेकंड लेटर में जैसे कि आपने ये बताया कि आपके पास एडमिशन आया और आपने ये चीज़ें करी हैं, तो एक पैटर्न होता है उसका जो कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो अगर आपके पास एक पैटर्न है, अगर आपके पास आपके दिमाग में एक सेट पैटर्न है आपकी रीडिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया लिसनिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, तो जो आपका ओईटी का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। जो मेरा ओईटी का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया उसके अंदर मेरे दिमाग में मैंने कुछ पैटर्न्स रखे थे जिसके हिसाब से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। जो मेरी प्रिपरेशन थी उसके अंदर मैंने ये लगा लो कम से कम आधा से 1 महीना तो मैंने ये पैटर्न बनाने में लगाया, ताकि मुझे पता था कि एक बार अगर मुझे चीज़ें समझ में आ गई, एक बार मैंने क्रैक कर लिया कि ओईटी का एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, तो मैं उसको सही तरीके से एग्ज़ाम को दे पाऊँगा। और वही चीज़ें हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें और जो भी एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया आप लोगों के साथ एक आसान लैंग्वेज में, जो कि आप लोगों को समझ में आएगा और जो आगे लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं ओईटी को उनको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से आपका क्लियर हो जाए और आप यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स आगे काम करें। यूके के अंदर ही नहीं, जहाँ पे भी ओईटी एक्सेप्टेबल है या फिर आईएलटीएस एक्सेप्टेबल है, आप वहाँ पे जाके काम करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।